हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफी अच्छी चल रही होगी। इसी में जो सहयोग मुझसे हो सकता था मैं करने की कोशिश करता हूं। इसलिए आज हम रे ऑप्टिक्स का रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के फॉर्मूले को डेराइव करेंगे। ठीक है। नॉर्मली रिफ्रैक्शन कैसे होता है लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। हम इसकी बात करने जा रहे हैं और इसमें हम फॉर्मूले को डेराइव करेंगे। 2-3 स्टेप्स होते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बेल आइकन जरूर यूज करें ताकि जो ही न्यू वीडियो आए आपको मिल जाया करे। कुछ शॉर्ट वीडियो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे मैं बनाता हूं, उसको जरूर आप देख लो, काफी उसकी हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फॉर्मूला डिराइव करना है और वो क्या है, वो है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। हम यहाँ पे ये करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसमें बेसिकली हम यही करेंगे, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लेंगे, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसकी रियल इमेज बनाएंगे। ठीक है, काफी सिंपल है, थोड़ा देखिए आप इसको। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो है अपने पास यहां पर ये कोई कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। यहां पर हम एज्यूम कर लेंगे कि यहां पर क्या है बेटा, कि ये जो मीडियम है ये क्या है, म्यू2, और ये जो मीडियम है वो क्या है, म्यू1। और यहां पे एक चीज गिवन है कि म्यू2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन म्यू1। मतलब क्या है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड, ये ज्यादा है। मतलब कि ये हो गया अपना डेंसर मीडियम और ये हो गया रेरर मीडियम। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर ले। अगर देखा जाए डायग्रामेटिकली तो इसको हम क्या कर रहा हूं, अब स्ट्रेट लाइन बना लेते, लेकिन यार फ्री हैंड का मजा अलग होता है कि नहीं। चलिए, तो हमने क्या किया कि यहां पर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये है अपना, ठीक। अब होगा क्या, होगा ये कि यहां से एक रे जाएगी, यहां से एक रे हमने भेज दिया। आप ऐसा करते हैं कि हम इसमें शेप का यूज कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। शेप का यूज करने से कम दिक्कत कम होगी डायग्राम बनाने। तो ये हमने यहाँ पे एक रे को भेज दिया। ठीक है, कलर चेंज कर लें, ज्यादा बेटर है। ये हमने यहां से एक रे को भेज दिया। ठीक है, इंसिडेंस रे। अब ये आपको भी पता है कि जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, क्या कहा था कि जब भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो आप सबसे पहले पता है बीच में कौन कूद के आ जाता है, नॉर्मल। करे देखो यार, हमारे बिना तो नहीं हो सकता। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नॉर्मली बनाता है कि देखो भाई मैं हूं नॉर्मल, यार ये रे, तो ये जो एंगल बनेगा ना उसका नाम मैं दूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसी एंगल पे मैं दूसरा तरफ भेज दूंगा। जितने एंगल पे आएगा उतना ही एंगल पे जाएगा। नॉर्मल जैसे हम कहते हैं ना, नॉर्मल लाइफ में हमारा कर्म होता है, जैसा हम कर्म करते हो बिल्कुल एग्जैक्ट वही फल मिलता है। नॉर्मल भी यही कहता है भाई जिस एंगल पे आओगे मैं कर्म हूं, उसी एंगल पे आपको वापस भेज देंगे। लेकिन रिफ्रैक्शन में कहता है थोड़ी बेईमानी सही है ना। तो बस थोड़ा सा वही होता है, रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों क्या हो जाते हैं, डिफरेंट। क्योंकि रे जब कैसे होती है,
रेयरर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, मतलब इंसिडेंस ज्यादा होता है और रिफ्रैक्शन कम हो जाता है। और ये जब रेयरर टू डेंसर जाती है तो क्या होता है, इंसिडेंस कम होता है और रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम वही करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये बना दिया यहाँ पे नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। अब जब ये नॉर्मल हो गया, इसको थोड़ा आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं। इसको थोड़ा आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आप बताइए रे कैसे जा रही है, रे अपनी जा रही है कैसे, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ऑब्वियसली ये कहां जाएगी, ये जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी और ये यहां जाकर इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है। थोड़ा सा आप समझिएगा इस चीज को जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं। रे जब जाएगी रेयरर मीडियम टू डेंसर, तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कायदे से रे कैसे निकल जाती, सीधे ये जो डॉटेड लाइन ऐसे निकलती, लेकिन ऐसे नहीं निकली रे। रे कैसे चली गई, रे जो है वो चली गई, रे को कैसे निकलना चाहिए था, चलो ये डॉटेड लाइन से बता दे रहा हूं ऐसे। लेकिन रे कैसे जा रही है, रेयरर मीडियम टू डेंसर। अब आप कहोगे रेयरर टू डेंसर क्यों, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसका कम है, तो ये क्या हो गया रेयरर और ये हो गया डेंसर। अब हम आते हैं अपनी उस पर कि ये हो गई रे, एक यहां से गई। बेटा रे डायग्राम में एरो जरूर बना देना, नहीं तो बाद में कहोगे कि मार्क्स कट गए। तो ये हो गया, और एक रे यहीं से जाएगी। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस से होके जाएगी उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे एक इमेज बन गई आई, ये बन गई इमेज, ठीक है। अब जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये है नॉर्मल, है ना, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। याद रहेगा, ध्यान से देखो, ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हो गया अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, ठीक है। अब हम ये जूम कर लेते हैं कि ये जो एंगल है ऑब्जेक्ट का, ये हो गया अल्फा, ये जो एंगल हो गई इमेज की, ये हो गया बीटा, और ये जो अपने पास नॉर्मल के साथ एंगल बना ये हो गया गामा। और इस पॉइंट को हम यहां पे इंडिकेट करते हैं किससे, सी से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कितना है अपने पास, अभी देखिए अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, डायग्राम काफी इसका इंपॉर्टेंट है, सो थोड़ा ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे, यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यार ये काफी डार्क हो रहा है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं इसीलिए मुझे अलग अलग कलर लेना पड़ेगा। हम यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ये रहा नॉर्मल, ठीक है। और इसका नाम होगा, इसकी जो हाइट होगी ये होगी h, ये है परपेंडिकुलर। देखिए सब कुछ तैयार है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब कुछ नाम भी लिख दें, ये तो n हो गया, ये O हो गया, ये C, इसको मान लो D, और इसको हमने मान लिया A। अब देखो ये हो गया डायग्राम, फिर समझ लीजिए, एक रे यहां से सीधी चली गई, सेकेंड रे यहां से गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बना आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया आर, ठीक है। और फाइनली क्या था कि रे गई रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अगर ऐसा नहीं होता तो रे कैसे निकल जाती, सीधी,
लेकिन रेयर टू डेंसर गई तो ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ बेंड हो गई और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई। अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, लास्ट लेक्चर में है सारी चीजें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल जो इंसिडेंस रे बना रही है वो है अल्फा, इमेज के साथ जो बना रही है वो है बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो बना रही है वो हो गया अपना गामा। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी और इसकी हाइट है एच, इतना हो गया। 3 स्टेप आपको याद रखना है। सबसे पहले आई और आर को अल्फा बीटा और गामा के टर्म्स में लिखना है। याद रहेगा, आई एंड आर को अल्फा बीटा और गामा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग, यहां पे देखिए इस ट्रेंगल पे जाइए, ट्रेंगल ए, ये एन है, नॉर्मल है पूरा, जबकि ये पॉइंट हमारा ए है। इन ट्रेंगल ए सी ओ, चलिए हम यहां बात करने जा रहे हैं इन ट्रेंगल ए सी। देखिए क्या हो जाएगा, I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, यहां से I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये हो गया इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये काम तो हो गया, आई का तो काम हो गया। आर लेना है तो ध्यान से देखो, आर बीटा और गामा में गामा एक्सटीरियर एंगल है, दिख रहा है, ट्रायंगल ए सी आई। तो यहां देखिए इन ट्रायंगल ए सी आई, ये है अपने पास, क्या हो जाएगा यहां से आई के बाद आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा, ये भी अपना क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये हो गया इक्वेशन 2, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यूज करेंगे हम लोग स्नेल्स लॉ। क्लियर है? स्टेप 1, आई और आर को अल्फा और बीटा के टर्म्स में आपको लिखना है, जो कि आपने लिख दिया। स्टेप 2, रे कैसे जा रही है मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टू सेकंड। हम एज्यूम करेंगे ये मीडियम 1 है और ये जो अपना है वो मीडियम क्या है 2। ठीक है, तो मीडियम 1 में कौन सा एंगल है, मीडियम 1 में आई और मीडियम 2 में आर, तो ये हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर, और इसको हम लिख सकते हैं μ2 अपान μ1 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, ये हो गया, इतना हो गया। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं, आपको भी पता है कि अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, कॉस थीटा 1 होता है एंड टेन थीटा थीटा के इक्वल होता है। देखो हम केवल इसी लेक्चर की बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, फिर सुन लीजिए, इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा आपको यूज करना है, साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा and tan theta also almost equal to theta but cos theta equal to almost equal to 1। अगर थीटा स्मॉल है तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्लियर है? फिर सुन लीजिए, ये कंडीशन कब आएगी, व्हेन थीटा इज स्मॉल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम यूज करेंगे इफ आई एंड इफ आई हो गया तो if I and R are small, therefore sin I almost equal to I and sin R almost equal to R। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, sin I ऑलमोस्ट I के इक्वल होगा एंड sin R ऑलमोस्ट R के इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं, therefore
म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू साइन आई अपॉन आर को क्या लिख देंगे, आई अपॉन आर। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। ये रिलेशन आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, आई और आर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, म्यू वन इंटू आई की वैल्यू कितनी है भाई, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू म्यू टू इंटू कितना, आर की वैल्यू जो यहां पे है, देखिए क्या होगा, गामा माइनस बीटा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। क्लियर है। फिर सिंपल तरीका है, पहले आई और आर को डायग्राम बना लो। ये तो मैंने बता दिया, डायग्राम में थोड़ा डाउट है तो पिछला लेक्चर आप देख लो। आई और आर आप क्या करो, अल्फा बीटा के टर्म्स में कर लो। फिर स्नेल्स लॉ लगा के एंगल को स्मॉल कर दो, साइन आई को आई के इक्वल और साइन आर को आर के इक्वल, और आई और आर के प्लेस पर इस वैल्यू को पुट कर दो। तो एक बात बताइए, अगर कंडीशन क्या हो, अगर कंडीशन ये है कि हमारे पास कि इफ आई एंड आर आर स्मॉल, therefore alpha beta and gamma will be also small। अगर आई और आर स्मॉल है तो अल्फा बीटा और गामा भी स्मॉल होंगे। अब आप कहोगे कैसे, तो एक मैं छोटा सा डायग्राम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ ऐसे है, ये एंगल गया, ये आई है। अब इस आई को हमने और स्मॉल कर दिया, इस आई को हमने और स्मॉल कर दिया, तो एंगल धीरे धीरे क्या होगा, स्मॉल होता जाएगा। तो आप देख सकते हो ये एंगल भी धीरे धीरे क्या होगा, स्मॉल होगा। और जो ये हाइट है ना यहाँ पे डी पॉइंट, ये डी पॉइंट भी धीरे धीरे कहां शिफ्ट होता जाएगा, पी की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा विल बी स्मॉल एंड क्या होगा, एंड पॉइंट डी शिफ्टेड टुवर्ड्स द पी, पॉइंट डी शिफ्टेड टुवर्ड्स द पी। अब हम यहाँ पे आते हैं और अपना अगला स्टेप यहाँ पे करने जा रहे हैं। और अगला स्टेप क्या है, देखिए अल्फा, फिर क्या होगा, अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन अल्फा, अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हो जाएगा एच अपॉन ओपी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एच अपॉन ओडी, एच अपॉन ओडी ऑलमोस्ट इक्वल टू एच अपॉन ओपी इक्वल टू। देखिए थोड़ा सा हम अब आते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। तो ये बताइए कि इंसिडेंस रे कैसे चल रही है, लेफ्ट टू राइट। और देखो स्टार्टिंग में डायग्राम में इसीलिए इसको नहीं बनाया, और हम कैसे चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस यू। देखिए जब भी हम चलना शुरू करेंगे कहां से करेंगे, पोल से। इंसिडेंस रे चल रही है लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट जो भी डिस्टेंस होगा वो प्लस होगा, और राइट टू लेफ्ट जो भी होगा वो क्या होगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन माइनस यू। ये हो गया ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पे नेक्स्ट, बीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन बीटा। बीटा जो होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन बीटा, क्या होगा, एच अपॉन डी आई, एच अपॉन डी आई, या ऑलमोस्ट इक्वल टू एच अपॉन टीपी इक्वल टू एच अपॉन। अब यहां पे आ जाए इंसिडेंस, मैं बार बार क्यों इसको शुरू में डायग्राम में नहीं बताया, इसीलिए नहीं बताया ताकि वहां बता दें फिर आप भूल जाओ। ये चीजें रिकॉल होती रहनी चाहिए। इंसिडेंस रे लेफ्ट टू राइट चल रही है। अब ये बताइए कि हमें पॉइंट पी से अगर पॉइंट आई तक चलना पड़ेगा तो हम कैसे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, यानी ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, प्लस भी यहां से, तो एच अपान प्लस भी।
और गामा क्या हो जाएगा अगर हम यहां पे देखें तो गामा ऑलमोस्ट इक्वल टू tan का इक्वल टू क्या होगा h अपान गामा h अपान डीसी या ऑलमोस्ट इक्वल टू h अपान सीपी या पीसी इक्वल टू। अब देखिए फिर वही चीज यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाने के लिए हमें कैसे चलना है लेफ्ट टू राइट, और इंसिडेंस रे भी चल रही है लेफ्ट टू राइट, और आपको पता है इंसिडेंस रे की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा एच अपान प्लस आर। कोई प्रॉब्लम्स तो इसमें वैसे भी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो ये हो गया अपना काम। अब बस लास्ट पार्ट इसमें यही बचा कि जो भी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है उसको आप इस इक्वेशन 3 में पुट कर दो। ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बना है इससे ये आ गया और इसमें पुट कर दो। तो चलिए इसमें हम पुट करते हैं, ठीक है। ये नहीं मिट रहा भाई, चलो क्या करना, ये स्ट्रक्चर होते हैं ना इनके हटाने में दिक्कत होती है, चलो कोई बात नहीं। तो आइए, तो अपने पास क्या हो गया म्यू1 म्यू1 इंटू क्या है देखिए अल्फा प्लस गामा इक्वल टू म्यू2 इंटू गामा माइनस बीटा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा म्यू1 अल्फा क्या हो जाएगा एच अपान माइनस यू प्लस गामा क्या हो जाएगा एच अपान आर इक्वल टू म्यू2 गामा क्या हो जाएगा एच अपान आर माइनस बीटा क्या होगा एच अपान भी, ठीक है। अब आप यहां पे देख सकते हो ये एच सारे कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली क्या हो गया माइनस म्यू1 अपान यू प्लस म्यू1 अपान आर इक्वल टू म्यू2 अपान आर माइनस म्यू2 अपान भी। इसको इस तरफ लेते आओ और रिजल्ट क्या आ गया म्यू2 अपान भी माइनस म्यू1 अपान यू इक्वल टू म्यू2 अपान आर माइनस म्यू1 म्यू1 अपान आर। ये हो गया, इधर जाएगा तो म्यू1 ये इस तरफ आ गया, इसको इस तरफ भेज दो और इनको इस तरफ लेकर आ जाओ, ठीक है। इतना हो गया, यहां तक कोई बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो जब फाइनली ये रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया अपने पास, ये रिजल्ट आ गया अपने पास फाइनली म्यू2 अपान बी माइनस म्यू1 अपान यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपान आर। ये आपका फाइनली आ गया रिजल्ट। यहीं तक भी आप छोड़ सकते हो या चाहे आप चाहो तो क्या कर सकते हो डिवाइड बाई म्यू1 बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा म्यू2 अपान म्यू1 अपान यू माइनस म्यू1 अपान यू इक्वल टू म्यू2 अपान म्यू1 माइनस म्यू1 अपान म्यू1 अपान आर। ठीक है, इसको भी म्यू1 से डिवाइड किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, और फाइनली अपने पास आ गया क्या आ गया म्यू2 अपान म्यू1 क्या होगा म्यू अपान वी और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपान यू इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपान आर। ये अपने पास रिजल्ट आ गया। आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और फिर हम मिलते हैं इसके बाद
अगले लेक्चर में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। लेक्चर आपको कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और बैंक वाली बात कहें, कुछ खराबी है तो हमें कहिए, और कुछ अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरे से बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।